पीरियड्स में दर्द होना बहुत ही आम बात है, लेकिन इसके बावजूद आज कई महिलाएं इस पीरियड के दर्द को छुपाती हैं। जब किसी लड़की को 15 साल 16 साल की उम्र में पीरियड में पेन होता है, कहा जाता है ये हमें भी हुआ था, सह लो, पेन किलर खा लो। लेकिन क्या वाकई पीरियड का जो पेन हम जिसे नज़रअंदाज कर रहे हैं वो सिर्फ एक पीरियड का पेन है? उसके पीछे कोई बीमारी तो नहीं छुपी हुई है? नमस्कार, आप देख रहे हैं द हेल्थ साइट। मैं हूं आपके साथ आशु श्रीवास्तव। दोस्तों, अगर आप भी उन लड़कियों में शामिल हैं जो पीरियड के दर्द को मामूली समझकर इग्नोर कर रही हैं, तो रुक जाइए, क्योंकि पीरियड का जो ये मामूली सा दर्द है वो एंडोमेट्रोसिस हो सकता है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर निकिता तेहरान। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका, जो हमें बताएंगी कि बीमारी एग्जैक्टली है क्या, कब एक लड़की को सतर्क होना चाहिए और कब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये सब बताएंगे डॉक्टर निकिता तेहरान। मैम, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी कि पीरियड्स में दर्द कब तक नॉर्मल होता है और कब एक लड़की को गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए कि मेरा पीरियड का दर्द जो है बहुत असहनीय हो चुका है, अब मुझे कंसल्ट कीजिए आप। देखिए, अगर आपके पीरियड्स में आप अपना नॉर्मल दिनचर्या का काम कर पा रहे हैं, आप स्कूल कॉलेज जा पा रहे हैं, काम पे जा पा रहे हैं, तो ये नॉर्मल सा दर्द गिना जाएगा। लेकिन अगर आपको पेन किलर की ज़रूरत पड़ रही है, हॉट पैड की ज़रूरत पड़ रही है, आप बिस्तर से उठ नहीं पा रहे हैं, उसको हम एक पेन स्केल में हाई लेवल में 8 या 9 आउट ऑफ 10, एक पेन स्केल होती है 0 to 10। पेन स्केल में जब वो हाई चला जाता है 7-10, तब हम बोलते हैं कि ये बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल है। थोड़ा मोड़ा पेन होना, पीरियड से पहले होना, ये एक नॉर्मल चीज़ होती है। लेकिन अगर आपका दिनचर्या का काम अफेक्ट हो रहा है, आपको बैठना पड़ रहा है, या आप अगर स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, आप अपने स्पोर्ट्स क्लास के नहीं जा पा रहे हैं, तो ये एक रेड फ्लैग हो सकता है कि आपको इसकी जांच करानी पड़े। दूसरी चीज़, एक ग्रेजुअली इंक्रीजिंग पेन, मतलब जब आप छोटे थे, जब आपकी प्यूबर्टी शुरू हुई 12-13 साल की एज में, तब ठीक ठाक था, 2-3 साल ठीक ठाक रहा। जैसे ही आप 16-17 साल के हुए, अगर पेन और बढ़ती जा रही है और ग्रेजुअली इंक्रीज जा रही है, साल ऑन साल, अभी अब 24-25 साल के हो गए, अब तो बिल्कुल ही अनबेरेबल हो गया है, तो दिस इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग पेन विथ एज इज अ साइन कि ये एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। दूसरी चीज़, पीरियड की रेगुलरिटी, फ्लो, ये सब चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं कि आपको 24 से 37 डेज, हम कहते हैं कि नॉर्मल साइकिल है, इन दिनों में मतलब हर 24 या 37 डेज के बीच में आपको पीरियड्स आ रहे हैं, या वो दिन चढ़ चढ़ के आ रहे हैं। जैसे पीसीओडी होता है, बाकी बीमारियां होती हैं, उनमें दिन मतलब 40-50 दिन में पीरियड आ रहा है, दिन चढ़ के आ रहा है, एक महीना स्किप हो गया। तो ये रेगुलरिटी ऑफ पीरियड्स और उसके साथ एसोसिएटेड पेन कुछ और भी हमें निशानियां दे सकता है कि ये एंडोमेट्रियोसिस है या कोई और डिजीज़ है। ये सब हमें डिटेल में हिस्ट्री से मालूम चल जाता है। दूसरी चीज़, अगर आप बहुत यंग हैं, जैसे ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप अभी पीरियड शुरू हुए हैं, मतलब आप 12-13 साल के, 14 साल के हैं, और आपको इतनी पेन होती है कि आप जंप मार रहे हो बेड पे, पेरेंट्स को ये देखना चाहिए कि अगर वो बिल्कुल ही इनकेपेबल है, बहुत ज़्यादा पेन है, वो बिल्कुल आईवी चढ़ाना पड़ रहा है, तो ये सबसे डेंजरस साइन हो सकता है। इसको हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव म्यूलेरियन अनोमलीज। आम भाषा में कहा जाए तो जो रास्ता है माहवारी का बाहर आने का, वो किसी जगह ब्लॉक है। और ये कॉन्जेनाइटल ब्लॉक्स, मतलब जब वो अपने माँ के गर्भाशय में थी तब ये ब्लॉक्स थे, जैसे कि ओवीरा सिंड्रोम, रॉबर्ट सिंड्रोम, जिसमें माहवारी का रास्ता ब्लॉक हो जाता है और वो अंदर जमने लग जाती है, और फिर बैकफ्लो जाके एंडोमेट्रियोसिस कॉज करती है और सिवियर पेन कॉज करती है। ये उस टाइम पे अगर आप करेक्ट कर लेना, तो आप जिंदगी भर के लिए करेक्टेड हैं। पर ये पता कैसे चलेगा? आपने कहा कि माँ के पेट के अंदर थी तब पता चल गया होगा, ये डॉक्टर बताएंगे? नहीं, तब नहीं पता चलता। ये होता उस टाइम पे, लाइक जैसे जब आप अपने माँ के गर्भाशय में थे, आपका यूट्रस 2 पैरामेसोनेफ्रिक डक्ट से मिलके एक कॉमन एरिया में आके ज्वाइन करता है, और फिर उसका रास्ता बाहर वजाइना बनता है और बाहर आने का रास्ता बनता है। अब इसका फंक्शन कब होगा? जब वो 12-13 साल की होगी, जब उसको महीने शुरू होंगे। तब तक तो कुछ नहीं हो रहा अंदर, तो तब तक वो शांत रहेगा। पर जैसे ही वो 12-13 साल की हुई, इसका फंक्शन चालू हुआ, तब ये लाइनिंग रेडी हुई बच्चा के लिए, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए, अंदर गर्भाशय की लाइनिंग, वो जो लाइनिंग है उसको बाहर जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा है। तो
एक्सट्रीम पेन, ऑलमोस्ट सुसाइडल पेन, उस टाइप की पेन अगर होती है वो मतलब इग्नोर करने लायक नहीं है। जैसे कि अपेंडिक्स रप्चर करने की उस टाइप की पेन होती है, जैसे कि एकदम लेबर टाइप की पेन जो कि आप एकदम उठ अति नहीं होती पा है। रहे हैं, बैठ नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल अति वाली पेन। हाँ। अगर आपके बच्चे को वो हो रही है 12-13 साल की उम्र में, महीने शुरू हुए और ये हो रहा है, तो ये बहुत ही सीरियस है। लेकिन जब हम इंडिया में बात करते हैं तो लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, बलिया हो गया, बिहार, जैसे ऐसी बहुत सारी सिटीज़ हैं जो छोटे छोटे कस्बे हैं, गांव हैं, वहाँ पर जब लड़कियों को इस तरह का दर्द होता है तो कहा जाता है एक पेन किलर ले लीजिए आप, दवाई खा लो बेटा ठीक हो जाएगा। क्या इस कंडीशन में दवाई खाने से अगर किसी को ठीक हो रहा है तो डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है? देखिए ये जो है ना, जो ह्यूमन बॉडी है वो यूएस और बलिया में डिफ्रेंशिएट नहीं करता। जो ह्यूमन बॉडी के जितने एब्नॉर्मैलिटीज या कॉन्जेनाइटल अनॉमलीज हैं वो सब जगह सबको इक्वली अफेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे भी अफेक्ट करेंगे। तो अगर यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप पेन किलर खा लो, वो पेन किलर खाएगी फिर भी नाच रही होगी, उसको कोई असर नहीं होगा पेन किलर का। आईवी पेन किलर्स भी बिल्कुल यूजलेस होंगे। तो एट द एंड ऑफ द डे डोंट टॉर्चर योर चाइल्ड। देखो कुछ गलत है, कुछ है ऐसा कि जो आप इग्नोर करोगे, तो अभी आप इग्नोर करोगे, आगे वो कभी माँ नहीं बन पाएगी, रिप्रोडक्टिव उसकी पूरी कैपेसिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। लेकिन इंडिया में जब अब आपने कहा कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जब हमारे यहाँ पीरियड्स के बारे में बात होती है तो ऐसा कहा जाता है चलो अभी आपको दर्द हो रहा है नॉर्मल है, लेकिन जब शादी होगी, बच्चा होगा, आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ हियर, सो हमसे भी कहा जाता था दर्द हो रहा है कोई बात नहीं, जब शादी होगी बच्चा होगा ठीक हो जाएगा। ये ठीक नहीं होता। नहीं, शादी होगी बच्चा होगा। देखिए एंडोमेट्रियोसिस एक अलग चीज है। मैं म्यूलेरियन अनोमली, मैं पेन की आपने मेरे से पूछा, तो म्यूलेरियन अनोमलीज में जो बच्चे होते हैं उनमें जो एक्सट्रीम पेन है उसको अगर हम करेक्ट करें सर्जिकली, जैसे कि कोई दीवार है उसको हटा दें तो उसका पीरियड बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, पेन जीरो हो जाएगी। बस वो इग्नोर नहीं करना है। अब आते हैं एंडोमेट्रियोसिस पे। एंडोमेट्रियोसिस जैसे मैंने आपको कहा कि वो ग्रेजुअली इंक्रीज करता जाता है। अब ये एंडोमेट्रियोसिस की जो इशू है, इसमें ट्रीटमेंट क्या है कि 9 महीने अगर जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो पीरियड नहीं आता, जब हम ब्रेस्ट फीड करते हैं तब भी पीरियड नहीं आता। तो जब पीरियड नहीं आ रहा है, प्रेग्नेंट है लड़की, तो उतनी देर शांति मिलती है यूट्रस को, वो बैक फ्लो नहीं करता। अल्टीमेटली ये जो अंदर की लाइनिंग है बाहर आने के बजाय जब पीछे जाती है तब एंडोमेट्रियोसिस कॉज करती है। तो उतना टाइम शांति मिल जाती है बॉडी को। तो हो सकता है कि अगर प्रेग्नेंट हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। बट आजकल जो प्रॉब्लम है, लोग शादी इतनी लेट कर रहे हैं और प्रेगनेंसी ही नहीं हो रही है, तो आई मीन इट्स नॉट मैचिंग। तो मतलब लेट प्रेगनेंसी की वजह से भी ये सब चीज़ें प्रॉब्लम कर रही है। एब्सोल्युटली। लेकिन हम इंडिया में देख रहे हैं कि पिछले मतलब अर्बन सिटीज़ में ज़्यादा है, रूरल सिटीज़ में एंडोमेट्रियोसिस के केसेस कम है। इस पर एज एक्सपर्ट आपकी क्या राय है? आप अर्बन सिटीज़ में मतलब 2-3 चीज़ें हैं जो कंट्रीब्यूट कर रही है एंडोमेट्रियोसिस को। आज जब हम एंडोमेट्रियोसिस, पीसीओडी, पीमोस जिसे अब हम कहते हैं, इन सब चीज़ों में एडिनोमायोसिस, एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स। अब अर्बन लाइफ में आप फूड ऑर्डर ऐप से ब्लैक कंटेनर्स में खाना मंगाते हैं, वो ब्लैक कंटेनर्स में प्लास्टिक्स हैं, गरम खाना उसमें डलता है, वो गरम खाना माइक्रो प्लास्टिक्स को रिलीज करता है और आप वही खा रहे हैं। अब वो ब्लैक कंटेनर्स, प्लास्टिक बॉटल्स जिसमें आप पानी पीते हैं, क्रीम्स जिसे आप लगाते हैं, जैसे हो गई पैराबेन्स वाली क्रीम्स या बिस्फेनॉल्स वाली, प्लास्टिक्स का जो माइक्रो प्लास्टिक्स का कंट्रीब्यूशन है इन सारी डिजीज़ में वो बहुत ज़्यादा है। तो एक तो माइक्रो प्लास्टिक्स, हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं, गांव वगैरह में फिर भी घर का खाना बन रहा है, हेल्दी खाना बन रहा है, आप हाई फाइबर अच्छी डाइट ले रहे हैं, पानी स्वच्छ पी रहे हैं, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा। और साथ ही साथ समय पे शादी हो रही है, समय पे बच्चे हो रहे हैं। आजकल हमारी लाइफ्स ही सेटल नहीं होती, करियर्स ही सेटल नहीं होते। फिर जब तक हम जागते हैं कि हमें बच्चा चाहिए तब तक उम्र निकल जाती है, एग्स कम हो जाते हैं। हर एक औरत जिस दिन पैदा होती है एक फिक्स नंबर ऑफ अंडे लेके पैदा होती है। तो जैसे हर महीने एक एग सेलेक्ट होता है, वो निकलता रहता है। और जब तक आप 35 साल की उम्र में पहुंचते हैं अच्छे क्वालिटी के एग सारे चले गए हैं। लेकिन आजकल लड़कियां आ ही रही हैं 35-40 में कि जी अब हमें बच्चा करना है, तो वो दिक्कतें तो आएगी ना।
तो मतलब लेट प्रेगनेंसी, लेट शादी का भी एक फैक्टर है इसमें कि आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। एग्जैक्टली। हम एंडोमेट्रोसिस जब बात करते हैं तो इसका ट्रीटमेंट के लिए अभी हमने एक एक्ट्रेस हैं सुमोना चक्रवर्ती, उन्होंने कहा था कि वो 2 महीने से सोशल मीडिया, अपनी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ से दूर हैं क्योंकि उन्होंने अभी सर्जरी करवाई है एंडोमेट्रोसिस की। क्या सर्जरी ही इसका एक इलाज है? देखिए, अगेन इट डिपेंड्स ऑन इट्स एंडोमेट्रोसिस की जो ट्रीटमेंट है, ये आपको समझना है कि ये लाइफ लॉन्ग है। जैसे आपको डायबिटीज़ हो गया, आपको लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट लेते रहने हैं, वैसे ही एंडोमेट्रोसिस में लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट लेते रहना है। अब ये ट्रीटमेंट अगर आपके ऑर्गन्स अंदर से अफेक्ट नहीं हुए हैं, जिसे हम कहते हैं DIE, डीपली इन्फिल्ट्रेटिंग एंडोमेट्रोसिस। एंडोमेट्रोसिस क्या है? वो बाहर से अंदर जाता है, बाहर से अंदर जाता है। जैसे कि आपका यूट्रस है, यूट्रस से लाइनिंग पीछे आई, अंडेदानी में गई, अंडेदानी में सिस्ट बनाए, मेंस्ट्रुअल ब्लड है, अंडेदानी में सिस्ट बनाए, आते हैं वही है पीछे, आते और यूट्रस जाके चिपक जाता है, आंतों के अंदर जाने लग जाती है, आंतों को ब्लॉक कर देती है। 2 पाइप्स होती हैं यूरेटर्स, जो किडनी से पेशाब लेके जा रही होती हैं, जो बहुत नजदीक जाती है यूट्रस से, उनको ग्रस्त कर देती है एंडोमेट्रोसिस। तो आपके जाने बिना आपकी किडनी खराब हो रही है, आपके जाने बिना आपकी आंतें खराब हो रही हैं। मेरे पास ऐसे एक्सट्रीम केसेस आए हुए हैं जहां पूरी इंटेस्टाइन ब्लॉक होके मुझे 10-10 सेंटीमीटर इंटेस्टाइन का निकालना पड़ा है। किडनी का फंक्शन उनके बिना कोई सिम्टम के, उनकी किडनी 5% फंक्शन कर रही है, किडनी निकालो। यूरेटर हम फिर रिपेयर करें, निकालें, बाकी चीज़ें करें। ये सब उसकी सिवियरिटी पे और कितना इन्फिल्ट्रेट किया है उस पे पता चलता है। कल MRI, अल्ट्रासाउंड बहुत अच्छे से क्वालिटी वाइज इम्प्रूव कर गए हैं और AI टूल्स आ गए हैं जिसमें हम सुपर इम्पोज करके एग्जैक्ट आपके डिजीज़ का मैप सर्जरी के पहले प्लान कर सकते हैं। अगर सुपरफिशियल एंडोमेट्रोसिस है, 2-3 सेंटीमीटर की सिस्ट है, पेरिटोनियल एंडोमेट्रोसिस है, तो यस हम दवा गोली से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर ये अंदर चला गया है, लंग में भी मैंने निकाला हुआ एंडोमेट्रोसिस थोरैसिक सर्जरी करके, तो ये सारी चीज़ें जहाँ जहाँ वो फैला हो सकता है उसको फिर कंप्लीटली रूट से निकालना पड़ता है। आपने बोला लंग्स में एंडोमेट्रोसिस, मतलब अभी तक हमने बहुत सारे डॉक्टर से बात की, ये मेरा फर्स्ट ऐसा केस है जिसमें आप कह रहे हो कि लंग्स में एंडोमेट्रोसिस। इस केस का वो थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे हमें? एक लेडी थी जो मेरे पास आती थी कि हर बार पीरियड्स के टाइम पे उसको वो शी कॉफ्स ब्लड, वो जब भी खांसी करती है उसको ब्लड निकलता है और पीरियड्स के टाइम पे खांसी होती रहती है। अब हुआ क्या था कि उसके जो लंग्स की मेम्ब्रेन है वहाँ पे, प्लूरा जिसे हम कहते हैं, और लंग, उसके अंदर एंडोमेट्रोसिस चला गया था। वहाँ पे उसकी लंग्स को कोलैप्स, ब्रेथलेसनेस उसको होती थी, उतना पार्ट उसका लंग का वहाँ पे ग्रस्त हो गया था एंडोमेट्रोसिस से। ये लड़की जो आई थी, शी वाज अबाउट 34 इयर्स ओल्ड। उसको हर महीने पीरियड्स के टाइम पे ब्रेथलेसनेस और कॉफ करती थी वो ब्लड, और उससे सांस भी नहीं ली जा रही थी। उस लड़की में हमने जब पूरा डिटेल स्टडी किया तो लंग्स के आसपास जो प्लूरा होते हैं, जो मेम्ब्रेन्स होते हैं, और लंग का मैटर नीचे वाला पार्ट, वो सारा एंडोमेट्रोसिस से ग्रस्त था। साथ ही साथ जो हमारी बॉडी होती है, एक डायफ्राम करके एक मसल से डिवाइडेड होती है, एब्डोमेन और थोरैक्स उससे डिवाइडेड होता है। नीचे वाले साइड में उसके लिवर के ऊपर डायफ्राम भी पूरा इन्वॉल्व था। तो हमने लैप्रोस्कोपिक और थोरैकोस्कोपिक सिंगल लंग इन्फ्लेशन के साथ ये डिजीज़ ट्रीट की थी, पूरा एंडोमेट्रोसिस निकाला था लिवर के ऊपर जो है पूरा डायफ्राम से, और लंग के अंदर वीडियो थोरासिक वैट सर्जरी करके उतना पार्ट लंग का और थोरैक्स का निकाला। फिर एक जाली रखी, मेश रखी, और उसको कम्प्लीटली सेपरेट किया, कैविटीज़, डायफ्राम को सपोर्ट किया। तो ये भी है। दूसरी एक लड़की आई थी जो पीरियड्स के टाइम पे उसे चला नहीं जाता था, वो लंगड़ा के चलती थी, और उसके मतलब हर बारी एक लेफ़्ट साइड पे उसके पूरे बैक से लेके लेग्स तक शायटिका पेन होती थी और बहुत बहुत मुसीबत में थी। उस लड़की का हमें पता चला कि उसकी जो नर्व है, नर्व को जाके उसने शायटिक नर्व को और लंबोसेक्टल ट्रंक के वहाँ पे एक एंडोमेट्रियोटिक नोड्यूल था, उसे हमने लैप्रोस्कोपिकली और ऑर्थोपेडिक सर्जन ने ग्लूटियली हमने मिल के कंबाइंड सर्जरी की और पूरा एंडोमेट्रोसिस निकाला। फिर उसको रिहैबिलिटेट किया, फिजियोथेरेपी की, और अब वो बिल्कुल अच्छे से चल रही है। उसकी लाइफ शी इज गॉट बैक, यंग 28-year-old गर्ल। तो नाउ शी कैन बी प्रेग्नेंट? या शी कैन बी प्रेग्नेंट, नो प्रॉब्लम।
एंडोमेट्रोसिस का ट्रीटमेंट करने का प्रेगनेंसी वापस कंसीव कर सकते हैं हम लोग? नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? ना। ये बहुत कॉमन धारणा है कि एंडोमेट्रोसिस में सिर्फ आईवीएफ, आप स्पॉन्टेनियसली भी प्रेग्नेंट हो सकते हैं। अगर आपकी डीआई जहाँ पे अफेक्टेड है वो एरिया अच्छे से निकाल दिया जाए तो स्पॉन्टेनियस कंसेप्शन इंक्रीजेस टू 60%। मतलब आप अपने आप बिना आईवीएफ किसी असिस्टेड रिप्रोडक्शन के भी प्रेग्नेंट हो सकते हैं। सो हमें जो समझना चाहिए, आईवीएफ इज द लास्ट रिसोर्ट। अगर कोई चीज़ सर्जिकली मेडिकली जड़ से ठीक की जा सकती है तो उसको जड़ से ठीक करो। आईवीएफ में क्या है, कॉस्ट भी है ज़्यादा, साथ में मेंटल स्टिम्युलेशन, मेंटली वो सारा टाइम आपको अब इंजेक्शन लेना है, पेन, ये सब जो टॉर्चर होता है वो सब होता है। तो अगर आप मेडिकली लैप्रोस्कोपिकली या रोबोटिकली इसको ट्रीट कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया ना। तो जब आप एंडोमेट्रोसिस की बात करते हैं तो एज अ एक्सपर्ट आप क्या सलाह देती हैं? हमारे दर्शक जो जितने भी हमें देख रहे हैं वो जानना चाहेंगे सवाल कि अगर मुझे एंडोमेट्रोसिस है, मुझे पीरियड्स में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, मैं आपके पास आ रही हूँ, तो मुझे कौन सी ऐसी 5 या 10 चीज़ें नोट डाउन करके आपके पास आना चाहिए कि मुझे पीरियड्स में पेन हो रहा है, थाइस पेन कर रही हैं, ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो रही है? बेसिकली आपको जो मेन चीज़ें हैं कि आपके पीरियड्स में आप अपने दिनचर्या का काम कर सकती हैं, कितना पेन किलर लेती हैं, कितने दिन के लिए पीरियड आता है, कोई क्लॉट्स या हैवी ब्लीडिंग तो नहीं होती, ये आप पीरियड की बातें नोट करेंगी। साथ ही साथ पीरियड्स के टाइम पे आपको डायरिया या कॉन्स्टिपेशन होती है, पीरियड्स के टाइम पे आपको ब्लड जाता है रेक्टम में, बाकी चीज़ें जैसे संबंध रखते टाइम, सेक्स करते टाइम आपको पेन होता है, सिवियर पेन, क्योंकि वो एरिया रेक्टोवजाइनल एंडोमेट्रोसिस उसी एरिया में होता है। तो रेक्टम और वजाइना जब स्टिक हो जाता है तो सेक्स करते टाइम पेन होती है। ब्लैडर में अगर आपको पेन हो रही है मतलब आपको यूरिन पास करते टाइम पीरियड्स में ज़्यादा पेन हो रही है, पीरियड्स के टाइम पे यूरिन में भी ब्लड पास हो रहा है, वो तो एक्सट्रीम होता है, बट डिसयूरिया मतलब पेनफुल पीइंग या पेनफुल पासेज ऑफ यूरिन इज समथिंग जो रिपोर्टेबल है। तो जो भी सिम्टम्स आपको पीरियड में स्पेसिफिकली, कैटामेनियल मतलब कैटामेनियल न्यूमोथोरैक्स मतलब पीरियड्स के टाइम पे अगर आपको कोई भी सिम्टम एग्रीवेट हो रहे हैं, ना चल पाना, लंग्स में, तो बहुत रेयर हो गए, बट कॉमन चीज़ें कि डायरिया कॉन्स्टिपेशन हो रही है या पीरियड्स के टाइम पे कोई और सिम्टम्स ज़्यादा जाग रहे हैं कि पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये सब चीज़ें रिपोर्टेबल। बिल्कुल। अगर आप भी पीरियड में प्रॉब्लम में परेशान होती हैं, पीरियड के दौरान आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है, थक के आ रहे हैं, तो इनको नोट डाउन कीजिए और उसके बाद डॉक्टर के पास जाइए, तब वो आपका सही इलाज और सही ट्रीटमेंट आपको दे सकेंगे। एंड इंडिया में सेक्स के बारे में बात ही नहीं करते, सबको लगता है कि हाँ ठीक है, अगर बच्चा हो गया और अगर ये पीरियड्स के है इसको रिपोर्ट करें, बट व्हाट अबाउट सेक्स? अगर आप अपने नॉर्मल सेक्स लाइफ के से डरते हैं, आप संबंध रख ही नहीं पाते या टॉर्चर होके संबंध रख रहे हैं, तो यह एंडोमेट्रोसिस का बहुत बड़ा साइन हो सकता है। मतलब अगर आप अपने पार्टनर के साथ सेक्सुअली इंटीमेट हो रहे हैं, आप इंटीमेट हैं तो आपको पेन हो रहा है, तो ये भी एंडोमेट्रोसिस है? यस, सबसे बड़ा साइन, स्पेशली डीपली इन्फिल्ट्रेटिंग एंडोमेट्रोसिस का, डीप पेनिट्रेशन पे अगर आपको पेन हो रही है, एंडोमेट्रोसिस इज नंबर 1। तो इसका साइन मतलब पहचानेंगे कैसे, कब आपके पास आएंगे? जब वो संबंध रख रहे हैं और उनको सिवियर पेन हो रहा है, संबंध रखते टाइम पे, तो डीपली इन्फिल्ट्रेटिंग एंडोमेट्रोसिस, वजाइना और रेक्टम दोनों पार्ट इन्वॉल्व है एंडोमेट्रोसिस में, इसका एक बहुत बड़ा साइन हो सकता है। तो एक मेल पार्टनर को आप क्या सलाह देंगी? मुझे लगता है वुमेन्स तो बाद में आती हैं, इस कंडीशन में मेल पार्टनर को कब सतर्क होना चाहिए? मेल पार्टनर को अगर उनको लग रहा है कि उनकी, जब वो रिलेशन रख रहे हैं और उनको बहुत पेन हो रहा है अपने पार्टनर को, अपनी वाइफ को, तो उस पर सहानुभूति रख के अपने डॉक्टर के पास लेके जाएं और दिखाएं कि भाई इसको क्यों हो रहा है पेन, क्या रीज़न है, और जो है उसको क्लियर कर दोगे, वो एक्सरसाइज कर दोगे तो वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। और भी बहुत रीजंस होते हैं सेक्सुअल पेन के, स्पेशली हार्मोन्स का जो है कम होना मेनोपॉज के बाद। बहुत लोग आते हैं मेरे पास कि भाई मेरी बीवी तो बिल्कुल अब संबंध भी नहीं रखना चाहती और साथ में उसको पेन भी हो रहा है, और साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि वो हॉट फ्लशेस आ रहे हैं, रात को सो नहीं पा रही है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, लड़ाई झगड़े कर रही है, बिना मतलब के गुस्सा आ रहा है। एग्जैक्टली। सो ये सब मेनोपॉजल सिम्टम्स हैं, एक टैबलेट से इसे ट्रीट कर सकते हैं, सिंगल एक टैबलेट से,
और अब ये टैबलेट आउट ऑफ द ब्लैक बॉक्स है, मतलब ये सेफ है। तो ये जब सेफ हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी आ गया है तो इन सब चीज़ों को भी रिपोर्ट करें। मेनोपॉज के बाद के सिम्टम्स, पीरियड के सिम्टम्स, सेक्सुअल सिम्टम्स, यूरिनरी सिम्टम्स, अगर आप लीक करते हैं यूरिन हंसते खांसते हुए, ये सब चीज़ों में आज तक लोग शर्म करते हैं। इन सब को आप जब रिपोर्ट करेंगे तभी तो इनका इलाज होगा। राइट पहले हमें अपने लक्षणों पे ध्यान देना पड़ेगा, अपने पार्टनर पे ध्यान देना पड़ेगा, उसके बाद हमें डॉक्टर के पास जाना है कि हमारी वाइफ को एंडोमेट्रोसिस है या मेनोपॉज का प्रॉब्लम है, मैं सेक्सुअल रिलेशन में दौरान दर्द हो रहा है, ये सब हमें पहले खुद जानना पड़ेगा, उसके बाद हम डॉक्टर के पास आएंगे। तो डॉक्टर निकिता, जब हमने जब बात की, आपने एक टू डू लिस्ट बताई कि अगर आपको पीरियड पेन हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, क्या ब्लीडिंग में जिन लोगों को नॉर्मल पीरियड्स में ब्लीडिंग के साथ क्लॉट्स आ रहे हैं, क्या वो भी एंडोमेट्रोसिस है या ये नॉर्मल प्रॉब्लम है? नहीं, ये एक साइन है हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का। नॉर्मल जो पीरियड का ब्लड होता है वो लिक्विड होता है, अगर कोई भी क्लॉट पास हो रहा है मतलब हैवी ब्लीडिंग हो रही है। हैवी ब्लीडिंग में बहुत सारी चीज़ें उन पे कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, जैसे यूट्रस में फाइब्रॉइड्स हो गए, रसौली जिसे कहा जाता है, या पॉलिप्स हो गए, या कोई और एडिनोमायोसिस हो गया। एडिनोमायोसिस जैसे एंडोमेट्रोसिस इंटरना, मतलब मसल लेयर में यूट्रस के एंडोमेट्रोसिस जिसे एडिनोमायोसिस कहते हैं, वो हो सकता है। ओव्यूलेटरी डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं, पीसीओडी वगैरह, मतलब हार्मोन के डिस्टर्बेंसेस भी, थायराइड की डिस्टर्बेंस, हार्मोन की डिस्टर्बेंस, ये सारी चीज़ें पीरियड्स को बताती हैं। कैंसर का साइन हो सकता है, सीए एंडोमेट्रियम हो सकता है, सीए सर्विक्स हो सकता है, मतलब पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग हो गई या हैवी ब्लीडिंग हो गई, और बच्चेदानी के मुंह पे अगर छाले हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं सर्वाइकल कैंसर की तरफ भी पॉइंट कर सकती हैं। तो हैवी ब्लीडिंग को तो कभी भी इग्नोर करना ही नहीं चाहिए। एक सिंपल चीज़, पॉलिप से लेके कैंसर, कुछ भी हो सकता है। मतलब अगर आपको भी पीरियड्स में नॉर्मल ब्लीडिंग के साथ साथ खून के थक्के आ रहे हैं, तो ये कैंसर से लेकर बच्चेदानी के मुंह पर, आपने क्या बताया अभी? छाले या एरोजन्स जिसे हम कहते हैं, मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर रही थी। तो बच्चेदानी के मुंह पे छाले क्यों होते हैं? So cervical erosions usually human papilloma virus, जो एक वायरस होती है जो मेल पार्टनर से सेक्सुअल एक्सपोजर से आती है। पहले ये पहले आपको कुछ चेंजेस कॉज करती है बच्चेदानी के मुंह पे, सर्विक्स पे, और धीरे धीरे उसको प्रोग्रेस करके ओवर टाइम इट कैन लीड टू कैंसर। सो ये जो इरोजन्स हैं या जो भी चेंजेस है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के, इसके लिए हम आजकल बोलते हैं आप अपने बच्चों को सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन ज़रूर दिलाएं और पैप स्मीयर कराएं। मतलब हर एक औरत जो सेक्सुअली एक्टिव है या 18 साल की एज से, उनका बच्चेदानी के मुंह के पैप स्मीयर लेके सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग करनी चाहिए। कितने टाइम पे? ईयरली till 3 नेगेटिव एंड देन once in 3 years। और ये जो आपने भी बताया कि बच्चेदानी के मुंह पे छाले हो जाते हैं, इस कंडीशन में अगर किसी को हो गए तो उस कंडीशन में उसे क्या करना चाहिए? बहुत ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस ये हैं कि जैसे हम एक कॉल्पोस्कोपी करके देखते हैं वो क्या है, और उसके ऊपर हम क्रायो, मतलब जैसे कोल्ड लगा के या हीटिंग लगा के उस एरिया को हम उसी टाइम सप्रेस कर देते हैं ताकि वो आगे जाके कैंसर में तब्दील ना हो। तो अगर किसी बच्चेदानी के मुंह पे किसी के छाले हैं तो क्या उसे प्रेगनेंसी कंसीव करने में या फिर कोई फ्यूचर में ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? देखिए, ये उस लेडी के लिए जो प्रेग्नेंट हो रही है, प्रेगनेंसी में ये बढ़ सकता है और ज़्यादा हो सकता है, प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, इसीलिए इसको पहले ट्रीट कराएं। जो भी चीज़ें आपको ट्रीट करनी है आप प्रेगनेंसी से पहले ट्रीट करें ताकि आपकी अनइवेंटफुल प्रेगनेंसी हो। प्रेगनेंसी हो गई उसके बाद में हमारे हाथ भी बन जाते हैं कि हाँ ठीक है, अब लेट अस ट्राई टू सैल्वेज द बेबी। ऐसे भी आए हैं कि कैंसर हमने डायग्नोज किया प्रेगनेंसी के दौरान। ऐसे भी पेशेंट्स आए हैं जहाँ बच्चेदानी का मुंह इतना वीक है या सेप्टिम है प्रेगनेंसी के दौरान। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप प्री प्रेगनेंसी ऑप्टिमाइजेशन करें, रुबेला वैक्सीनेशन लगा के, सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन लगा के, हेपेटाइटिस वैक्सीनेशन लगा के, अपना ब्लड ग्रुप वगैरह सब कुछ जान के, तो आपकी प्रेगनेंसी, स्पेशली डायबिटीज़ और थायराइड को जान के, तो आपकी प्रेगनेंसी अनइवेंटफुल होगी। वरना
एक अगर माँ स्वस्थ नहीं है तो बच्चा कैसे स्वस्थ होगा। बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही की। मुझे लगता है इंडिया में हर किसी को ये बात समझनी चाहिए। पहले एक माँ का स्वस्थ होना अच्छा है, क्योंकि हम बात यहाँ पर पीरियड्स की कर रहे हैं, एंडोमेट्रोसिस की कर रहे हैं, तो पहले एक महिला का सुरक्षित होना अच्छा है, तब जाके वो आगे भविष्य को भी बनाएगी। तो डॉक्टर निकिता, अभी आपने जब हम बातचीत की तो आपने एक रसौली नाम लिया। हमारे इंडिया में हम देखते बहुत केसेस आते हैं रसौली के, हर साल हज़ारों महिलाएं ट्रीट होती हैं। एग्जैक्टली ये बीमारी है क्या? तो रसौली या फाइब्रॉइड एक बिनाइन ट्यूमर होता है बच्चेदानी की मांसपेशियों के बीचों बीच। जैसे जैसे ये बढ़ता है, या अंदर की तरफ या बाहर की तरफ जाता है। अंदर की तरफ जाए तो हैवी ब्लीडिंग कॉज करता है, बाहर की तरफ जाए तो आसपास के ऑर्गन्स पे दबाव डालता है और कॉम्प्लिकेशंस कॉज करता है। प्रेशर, पेन, मास दिख रहा है एब्डोमेन में, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसे सब दूरबीन विधि से बिल्कुल अच्छे तरीके से निकाला जा सकता है, कीपिंग द यूट्रस 100% सेफ। यूट्रस को बिना हार्म किए हुए सिर्फ रसौली को निकाल के आगे उसकी प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं आए, ये बहुत इजीली किया जा सकता है दूरबीन विधि से। मतलब आप कह रहे हो कि ये बिल्कुल आसानी से हो सकता है। अगर कोई लड़की या महिला रसौली का ट्रीटमेंट करवा रही है या रसौली की सर्जरी से गुजर चुकी है, तो उसे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, रसौली से ये भी है कि रेकरेंस के चांसेस होते हैं। आपको अपने नोट्स या ओटी में जैसे रसौली निकाली गई है वो सारा डिटेल रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर रसौली उन्होंने स्टिचेस कहाँ लिए, कितना डेड स्पेस था, कैविटी अंदर खुली थी या नहीं, ये आपके आगे के आप डिलीवरी के ऊपर इम्पैक्ट करेगी। अगर तो बाहर से बड़ी रसौली थी जिसमें कैविटी खुली है, तो हो सकता है जो डॉक्टर ने सर्जरी की वो आगे डिलीवरी बाय सिजेरियन ओनली रेकमेंड करे कि आपको सिजेरियन ही कराना है। लेकिन अगर अंदर की तरफ रसौली है, बाहर कोई कट नहीं लगा है, तो नॉर्मल डिलीवरी भी पॉसिबल है। तो वो अगर आपने सर्जरी कराई हुई है तो वो सारे नोट्स, वो सारे पेपर्स कि वो डॉक्टर ने कैसे सर्जरी की, कितना डैमेज हुआ, वो सब चीज़ें रिकॉर्ड में रखिए। साथ ही साथ रेकरेंस के लिए, क्योंकि एक बार निकालो फिर आ जाता है, फिर निकालो फिर आ जाता है, ये सारे एंडोमेट्रियोसिस, फाइब्रॉइड्स, इन सब की ये प्रॉब्लम है। तो इसके रोकथाम के लिए हम एक स्पेशल प्रक्रिया यूज करते हैं फाइब्रॉइड्स में, लुआल, जिससे फाइब्रॉइड्स वापस 95% नहीं आते। तो ये भी हमारे पास एक उसी सर्जरी के टाइम पे हम ये कर देते हैं। बहुत सारी टेक्निक्स है जैसे यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन वगैरह जो आए हुई हैं, ये सब चीज़ें हम नहीं यूज़ कर सकते जिन्हें आगे बच्चा चाहिए, इसका ध्यान रखिए। यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन, ये सारी चीज़ें आप जब आपकी फैमिली कंप्लीट है, आगे आपको बच्चे नहीं चाहिए, तभी यूज़ कर सकते हैं, वरना बच्चेदानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगी। मतलब प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम आएगी या होगी ही नहीं। तो आप ये आप एंडोमेट्रोसिस हो गया, पीरियड्स हो गया, ऐसी कौन सी 5 सलाह या एटलीस्ट 5 सलाह तो हम चाहेंगे कि हमारे यूज़र्स को मिले इस पॉडकास्ट के थ्रू लास्ट में, कि वो देना चाहेंगे कि एक हर महिला को नोटिस करना चाहिए ड्यूरिंग पीरियड, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? देखिए, एंडोमेट्रोसिस इज बिकम लाइक अ प्लेग। जब मैंने अपनी प्रैक्टिस चालू की थी 20 साल पहले, तब बहुत कम एंडोमेट्रोसिस आते थे। फाइब्रॉइड जो उस टाइम पे इंसिडेंस थी, आज भी वही है, उतने ही पेशेंट्स आते हैं हर महीने। लेकिन एंडोमेट्रोसिस तो 100 गुना बढ़ गया है, और इतना बढ़ गया है कि आपको अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने पड़ेंगे। आपको हेल्दी, गो ऑर्गेनिक, यूज लेस प्लास्टिक्स, डोंट यूज आउटसाइड फूड, ये सारी चीज़ें, लाइफस्टाइल चेंजेस, हेल्दी एक्सरसाइज, हाई फाइबर डाइट, ओबेसिटी अवॉइड करना, वेट को चेक में रखना, ये सब चीज़ें तो करनी ही पड़ेंगी। साथ ही साथ जो आपके रेड फ्लैग्स हैं, जैसे पेन इन पीरियड्स, इरेगुलर साइकिल्स, मेंस्ट्रुअल चार्टिंग मेंटेन कीजिए, हेल्दी डाइट लीजिए, फॉलिक एसिड लीजिए अगर आप प्रेग्नेंट होना चाह रहे हैं। प्री प्रेगनेंसी ऑप्टिमाइजेशन, एक विजिट करके अपने सारे प्री प्रेगनेंसी चेक्स कराइए, तभी प्रेग्नेंट हुई है। कि आप पता चले 8 ग्राम हीमोग्लोबिन है आपका और बच्चा, तो फिर क्या ही आप करेंगे। सिंपल चीज़ें जो है, डायबिटीज़, अनीमिया, ये सब करेक्ट कीजिए बिफोर यू गेट प्रेग्नेंट। अपनी प्रेगनेंसी से पहले वैक्सीनेशंस लीजिए। आपके और आपके पार्टनर का ब्लड ग्रुप मिलाइए। ये जो है ना, कुंडली मिलाना, उससे ज़्यादा ज़रूरी है ब्लड ग्रुप और बाकी चीज़ें मिलाना। क्योंकि अगर आप भी थैलेसीमिया माइनर है, पार्टनर भी थैलेसीमिया माइनर है, हो सकता है बच्चा मेजर निकले, और फिर हर 15 दिन 20 महीने में आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन बच्चे की करने पड़ रही है अगर वो थैल मेजर निकले। तो ये सब चीज़ें प्री प्रेगनेंसी ऑप्टिमाइज कीजिए। डाइट और लाइफस्टाइल में आपको बता ही चुकी हूँ, और जो भी सिम्टम्स हैं,
इनको आप जैसे पीरियड्स के हो गए, सेक्स के हो गए, इनकॉन्टिनेंस, अगर यूरिन लीक हो रहा है बाद में, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, कोई भी ब्लीडिंग होती है आपको बिटवीन टू पीरियड्स, ये सब चीज़ें रिपोर्ट कीजिए। ये सब सीरियस सिम्टम्स हो सकते हैं। बिल्कुल, ये थी डॉक्टर निकिता तेहरान जिन्होंने हमें बताया कि पीरियड्स, एंडोमेट्रोसिस, रसौली में एक महिला होने के नाते हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपनी माँ, बहन और घर में अपनी वाइफ के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और ऐसे अन्य वीडियोज़ देखने के लिए हमारे पास वापस आइए।